नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। अब तक हमने इस चैप्टर में दोनों मॉडल पढ़ चुके हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पूरा स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो स्टडी करेंगे वो है बेटा बोर के तीनों अभिधारणाओं के आधार पर त्रिज्या और वेग की गणना। कल मैंने आपको बताया था वेग की गणना के बारे में। आज पूरे डेरिवेशन को करूंगा। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो ये आएगा हाइड्रोजन परमाणु के nवें कोश में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल की गणना। वेग भी बोल सकते हैं इसको या चाल भी बोल सकते हैं। कक्षीय चाल की गणना, अगर दिशा जोड़ दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा 2 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाता है वो यही है। ठीक है बेटा, इस तरह से पूछा जाएगा। तो सॉल्यूशन आपको कैसे करना है वो देखिए। आप सबसे पहले आप लिखोगे, एक डायग्राम बनाइएगा बेटा। ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर किसी कोश में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल है Vn और जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसकी त्रिज्या है Rn। ठीक है, तो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। बोहर की प्रथम अभिधारणा से नाभिक के चारों ओर, आपको पूरी बात लिखनी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आप मिस कर दो। अगर आप मिस कर दोगे या फिर कोई चीज छोड़ दोगे तो नंबर भी आपके उसी रेशियो में कट हो जाएंगे। इसलिए आपको पूरी, जब भी आपको डेरिवेशन करते हो तो एग्जामिनर को आपको पूरा समझाना होता है, उसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है, आपको उसकी पूरी थ्योरेटिकल बातें लिखनी है और उसका जितना भी उसमें मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपको कवर करना है। तो पहले बेटा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, डायग्राम बना चुके हैं। बोर की प्रथम अभिधारणा से नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप जानते भी हो, आपने यह स्टेटमेंट लिख लिया। अर्थात क्या होता है बेटा फॉर्मूला, mv² r = k q1 q2 r²। क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर q1 = कितना है, z × e। वैसे हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z = 1 हो जाएगा, लेकिन अभी आपको यही लिखना होगा q1 = z × e और q2 आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, e। ठीक है, परिमाण की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में रखोगे, समीकरण में रखा तो क्या आ गया, mv² r = k, q1 की जगह ze और q2 की जगह e, तो z × e² r²। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा me। कितने वेग से या कितनी चाल है इसकी, nवें कोश में इसकी चाल है Vn, तो यहां लिख देंगे Vn। ठीक है बेटे, त्रिज्या है Rn, यहां पर भी आ जाएगा Rn। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं आगे। अब यहां पर इसी इक्वेशन से अगर आप ध्यान देंगे तो एक Rn से एक Rn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा बच्चों me × Vn का होल स्क्वायर = k × z × e² Rn। ठीक है, ये रफ कर दिया। इसमें हर एक चीज आप जानते होंगे। m ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, Vn यहाँ पर कक्षीय चाल है nवें कोश की, nv त्रिज्या, आप इसको nv कक्षा भी बोल सकते हो या nवें कोश भी बोल सकते हो। k यहाँ पर नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹
या आपको ये भी पता होगा k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, जिसका मान है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, आगे जब पड़ेगी तब लिख देंगे इसको, आपको जानकारी है इसकी। ई यहाँ पर आवेश का क्वांटा है। ठीक है, अब यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो हमें Vn का मान निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, Vn स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन ME इंटू RN। ठीक है बेटा, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो उसको बड़े ध्यान से समझना आपको। चूंकि हमें यहाँ पर कक्षीय चाल का मान निकालना है, तो समीकरण 1 यानी बोर की प्रथम अभिधारणा से जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी इक्वेशन यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर कक्षीय चाल का मान याद करना था, तो ये कक्षीय चाल Vn स्क्वायर आ चुका है, k जेड स्क्वायर अपॉन ME इंटू RN। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप बाकी सब चीजें तो जानते हैं, लेकिन आप त्रिज्या नहीं जानते हैं। तो जो अननेसेसरी यहाँ पर त्रिज्या आ रही है, इसको यहाँ से हटाने के लिए, इसके लिए सब्स्टिट्यूट के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लगानी होगी। तो बेटा बोहर की तृतीय अभिधारणा से, बोहर की द्वितीय अभिधारणा, बोहर की द्वितीय अभिधारणा से, बोहर की द्वितीय अभिधारणा क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल लिखेंगे बोहर की द्वितीय अभिधारणा से m इंटू v इंटू r इज इक्वल टू n इंटू h/2π। m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, nवें कोश, त्रिज्या Rn, ये आ गया NH/2π। यहां पर आपको Rn प्रतिस्थापित करना है। ठीक है ना, Rn को हटाना है, तो Rn की वैल्यू यहां से निकाली है, तो Rn इज इक्वल टू आ जाएगा NH/2π की जगह 2π, m और v नीचे आ जाएगा ME इंटू Vn। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा यहां तक बात? इस बात को ध्यान रखना, बोर की प्रथम अभिधारणा से जिसका मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कक्षीय चाल निकालना है, तो कक्षीय चाल का ये आ गया। ठीक है, इसकी इक्वेशन आ गई कक्षीय चाल की। यहाँ आप देखते हैं तो Rn यहाँ पर अननेसेसरी आ रहा है, तो बोर की द्वितीय अभिधारणा से Rn का मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हाँ जी एक चीज ध्यान रखना है, जब हम इसके बाद जो एक और डेरिवेशन करेंगे त्रिज्या का, जब त्रिज्या निकालेंगे तब भी सेम रहेगा। यहाँ पर त्रिज्या की इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर Vn आ जाएगा। देखिए Rn को आप ऊपर ले जाओगे तो Vn स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से Vn का मान रखेंगे। ठीक है, जब वो पूरा सॉल्व कराऊंगा तब वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया मैंने। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों ध्यान दीजिए, Vn स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन ME। ठीक है, Rn का मान ये रहा NH/2π ME इंटू Vn। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं बताता हूं, n को आप ऐसे लिखिएगा और h को इस तरह से लिखिएगा। नहीं तो होता क्या है, बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो n को इस तरह से लिखते हैं, h को इस तरह से लिखते हैं। अगली लाइन में n ऐसा आता है, h थोड़ा और छोटा हो जाता है, फिर ये n इस तरह से, ये h और छोटा हो जाता है, तो लगता है कि ये n है, तो ये बाद में चलकर n स्क्वायर हो जाता है। गलती ये होती है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए क्या करें, बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बड़ी परेशानी बन जाती है। तो n को इस तरह से लिखे, देखिए मैं हर जगह h को इस तरह से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो n और h में। अब आपने जब इसको सॉल्व करा तो क्या आएगा बेटा, देखिएगा इधर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। Vn का स्क्वायर इज इक्वल टू k की जगह k, z की जगह z, ई स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर अपॉन ME इंटू n इंटू h। ठीक है, ये सारी जो बात है यहाँ पर 2π M इंटू Vn ये ऊपर चला गया, तो इंटू 2π ME इंटू Vn। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ रटना नहीं है इसमें। प्रथम अभिधारणा द्वितीय अभिधारणा पता है, तो आपको केवल सॉल्व करते जाना है। अब देखिए
एक वीएन से एक वीएन कैंसिल आउट हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या बचा, वीएन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम ई अपॉन एम ई इंटू एन इंटू एच। ध्यान दीजिए एम ई से ये एम ई भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, अब वी एन इज इक्वल टू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। ठीक है, अब मैं यहां पर k का मान लिख दूंगा, क्योंकि k इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने वी एन इज इक्वल टू लिख दिया k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। ध्यान दीजिए 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा वी एन इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा, जेड को पहले लिखा और इसके नीचे एन लिख दिया और ब्रैकेट में ऊपर क्या बचा बेटा 1 इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गया। तो जेड को मैंने बाहर लिख लिया, तो अंदर आएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच, एन को मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। ये है, तो ये वीएन का फॉर्मूला बन चुका है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। वी एन इज इक्वल टू जेड बाई एन इंटू ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। 4-5 बार मन में पढ़ोगे इसको, आपको ये याद हो जाएगा। देखिए वी एन इज इक्वल टू जेड बाई एन, जेड है यहाँ पर परमाणु क्रमांक, अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के लिए 1। ठीक है, एन यहाँ पर है कोश की संख्या, प्रथम कोश होगा तो n इक्वल टू 1, द्वितीय कोश होगा तो n इक्वल टू 2, तृतीय कोश होगा तो n इक्वल टू 3। ठीक है, और ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी नियतांक है, ये आवेश का क्वांटा है, 2 संख्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आप अच्छे से जानते हैं। एच प्लांक स्थिरांक है जिसका मान होता है 6.64 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है बेटा, ब्रैकेट एक को लगाइए, ये आपको याद करना होगा। अभी यहां तक का नोट कीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ करके और से देखिए कहां तक पहुंच गए थे हम। वी एन इज इक्वल टू जेड बाई एन ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट लाइन लिखोगे, नियतांकों के मान रखने पर, नियतांकों के मान रखने पर आप नियतांक के मान रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों इधर वी एन इज इक्वल टू जेड तो नियतांक नहीं है, ये तो परमाणु क्रमांक है, एन यहाँ पर कोश की संख्या है, ई स्क्वायर ध्यान दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इसका स्क्वायर अपॉन 2 की जगह 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, h का मान 6.64 इंटू 10 की पावर -34। इस पूरे को सॉल्व करा। अब वहां पर जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तो वहां इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, इसका मान आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद चाहो तो आप अभी लॉकडाउन में क्या अभी फ्री बैठे हुए हो घर पे, इसको सॉल्व करना आराम से बैठ के इसको। ठीक है ना, एक पेज ले लीजिएगा और मोबाइल में आप कैलकुलेटर है ही, पूरा इसको सॉल्व करके देखना, आएगा 2.189 इंटू 10 की पावर 6। ये डाटा आपको याद रखना होगा। ठीक है, कितना होता है 2.189 इंटू 10 की पावर 6। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है चाल, तो चाल का मात्रक क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। एक काम और करना, ई यहाँ पर आवेश का क्वांटा है जिसका मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। 2 इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट जानते होंगे आप, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, चैप्टर नंबर 1 में बताया है। एच यहाँ पर क्या है प्लांक स्थिरांक जिसका मात्रक जूल इनटू सेकंड इनवर्स बता रखा है आपको। ई इज इक्वल टू एच म्यू से आता है बेटा, ई इज इक्वल टू एच म्यू, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन म्यू। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये तो एनर्जी है जूल, और इसका मात्रक क्या होता है सेकंड इनवर्स
तो जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, यानी कहने का मतलब इसकी बात बता रहा हूँ कि अगर आप मात्रकों को कैलकुलेट करोगे तो मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। एग्जाम में आपको करना नहीं है ये, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। इसको आप पूरा कैलकुलेट करा, ये मान रखा, तो ये आपको लिखना है 2.189 इंटू 10 की पावर 6। और चूंकि यहाँ पर चाल है तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है। कुछ बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ज्यादा चतुर बनते हैं, उनके लिए है ये कि वो रख के देखना बेटा, आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसको भी आपको याद करना होगा। तो अब तक आपको दो इक्वेशन ध्यान रखनी थी, कौन कौन सी बताई मैंने अभी आपको। एक तो Vn इक्वल टू ZYN इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, ठीक है, और एक Vn इक्वल टू ZYN इंटू 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। दोनों चीजें याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये जो पूरा डेरिवेशन है ये है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू होता है 1। तो बच्चे हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक तो जानते ही होंगे। तो बेटा क्या आ गया, Vn इक्वल टू Z की जगह आपने 1 रखा और इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 2.189 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा। अगर ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया, ठीक है। तो ये एक डाटा आ गया हमारे पास में। यहां से आप एक चीज देखिए, अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश के लिए, तो बेटा क्या लिखोगे आप हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश के लिए, यानी V1 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। V1 का मतलब क्या, प्रथम कोश किसका, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की चाल, तो यहां रखोगे तो 2.189 अपॉन 1, उसका कोई सेंस नहीं है, तो ये होता है, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की चाल होती है 2.189 इंटू 10 की पावर 6। अगर कहा जाए आपसे हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश की बताओ भाई, हाइड्रोजन परमाणु कि द्वितीय कोश, द्वितीय कोश का मतलब क्या, तो यहां लिखोगे V, कौन से कोश, द्वितीय कोश, N की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की। तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पर 2.189 भाई हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा इंटू 10 की पावर 6 अपॉन बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों में ऐसे ही तीसरी कक्षा के लिए बात करूंगा तो क्या आ जाएगा V3H इक्वल टू, ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो ऐसे चलता जाएगा 2.189 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की चाल कहां पर ज्यादा है, प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की चाल ज्यादा है। अगर द्वितीय और तृतीय कोश की बात करूं तो कहां पर ज्यादा है, द्वितीय कोश की ज्यादा है, तृतीय कोश की और कम है। तो पैटर्न समझ में आ गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा उसकी चाल घटती जाएगी। नहीं आया समझ में, देखिए इधर भाग लगा 1 का, इधर भाग लगा 2 का, इधर भाग लगा 3 का, अगले कोश में चौथे कोश में भाग लगेगा 4 का, 10वें कोश में भाग लगेगा 10 का। बात समझ में आई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा, यानी यहाँ पर कोश बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की चाल घटती जाएगी, ठीक है बेटा। एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूरी कहानी को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाने चाहिए, लेकिन अगर बोर्ड में पूछ रहे हैं तो कुछ ही बच्चों के नंबर आए, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। प्रश्न था हाइड्रोजन परमाणु के लिए V1 अनुपात V2 अनुपात V3 ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ, V1 का मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कोश में चाल, द्वितीय कोश में चाल, तृतीय कोश में चाल ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चूंकि
वी एन इजिकल टू होता है जेड बाई एन इंटू 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो वी एन प्रोपोर्शनल है जेड बाई एन। ये 2.189 इंटू 10⁶ ये तो सबके साथ ही आएगा, चाहे पहला हो, द्वितीय हो, तृतीय हो। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड इजिकल टू 1, तो वी एन प्रोपोर्शनल 1/n आ गया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यानी जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा Vn घटता जाएगा। क्या ज्ञात करना है? V1 अनुपात V2 अनुपात V3। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/1/2 अनुपात 1/3। छोटी क्लास में अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़े होंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो। यहाँ पर है, एक बार आपने V1 के लिए लिखा तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ पर देखिए बेटा, V1 के लिए बन जाएगा ZV1 NV1, तो ये आ गया V1। V2 के लिए Z1 N2, तो 1/2। V3 के लिए 1/3। तो अनुपात आप लिखोगे V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो क्या हो जाएगा? 1/1/2 अनुपात 1/3। इसको आगे सॉल्व करोगे, 6 कैल्शियम ले लेना, वो आपका काम है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बात हुई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बात कर लेते हैं 12th स्टैंडर्ड की। तो देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रथम कोश की मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूं। यहाँ पर केवल स्टैंडर्ड का मतलब होता है पर मानक से, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप देखें तो V1H यानी हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की जो चाल आई वो आई 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जो कि बराबर है E²/2ε0h। यानी इन सभी नियतांकों का मान, आप इसके प्रीवियस जो मैंने बोर्ड में लिखाया था उसमें आप देखोगे तो ये, चलो यहाँ बता भी देता हूँ। Vn की इक्वेशन आई थी Z/n इंटू E²/2ε0h। नियतांकों के मान रखे थे तो क्या आया था? Z/n इंटू 2.189 इंटू 10⁶। यानी ये मान किसका है एक्चुअल में? ये E²/2ε0h का है। यानी 2.189 इंटू 10⁶ किसके बराबर है? E²/2ε0h के। तो ये मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि एक बार पूछा गया था ये कि E²/2ε0h किसके बराबर है। तो आप लिखोगे हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की चाल के बराबर या 2.189 इंटू 10⁶। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी, जैसे तुम्हारी कक्षा बढ़ती गई, पहली में दाखिला लिया था, फिर दूसरी में आया, तीसरी में आया, चौथी में आया, पांचवी में, तो तुम्हारी उम्र बढ़ती गई, क्लास बढ़ती गई, बुद्धि बढ़ती गई। ऐसा ही हुआ, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती गई ये आलसी होता चला गया, इसकी चाल घटती गई। आई बेटे बात समझ में? तो अर्थात स्पष्ट है कि क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल 1/n आ रहा है, अर्थात स्पष्ट है कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ती गई इलेक्ट्रॉन की चाल घटती जाती है, क्योंकि Vn प्रोपोर्शनल है 1/n के। इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है ना। अब प्रश्न आता है कि सर एग्जाम में आएगा तो कहाँ तक लिखना है? एग्जाम में आएगा तो आपको केवल ये चार वाले कुछ नहीं निकालने हैं आपको। जहां पर मैंने फॉर्मूला छोड़ा था ना, Vn इजिकल टू, ये वाला फॉर्मूला, Vn इजिकल टू Z/n इंटू E²/2ε0h, फिर नियतांकों के मान लिखना और लास्ट में लिखना Z/n इंटू 2.189 इंटू 10⁶। अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा होगा तो आप Z=1 लिख देना, इतना पर्याप्त है। भले ही आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन कम नहीं लिख कर आना है, ठीक है ना। ज्यादा के कोई नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर उसी के मिलते हैं जितना पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान भी रखना है कि एग्जाम में केवल उतनी ही बातें लिखनी होती है जितना पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब देखिए बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। इसी का पार्ट है, वो ये है कि सूक्ष्म संरचना नियतांक। हेडिंग डाल दीजिएगा चाहो तो, सूक्ष्म संरचना नियतांक। ये पूछा जाता है तो ये 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर का प्रश्न होता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक को परिभाषित कीजिए। एक काम करते हैं, पहले रफ कर लेते हैं।
टॉपिक है सूक्ष्म संरचना नियतांक। सूक्ष्म संरचना नियतांक ये पूछा जाएगा तो 1 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 नंबर में पूछ लें, 2 नंबर में डेरिवेशन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक। इसी का पार्ट है, इसी से आपको चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इधर V1 इज इक्वल टू C अपॉन 137। अरे 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 ये क्या चीज लिख दी सर आपने? V1 इज इक्वल टू C अपॉन 137 कैसे? आप कैलकुलेट करके देखना। C क्या है यहाँ पर? C यहाँ पर है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह है प्रकाश की चाल निर्वात में, और 137 तो 137 ही है। यानी आप प्रकाश की चाल में 137 का भाग लगा दोगे। प्रकाश की चाल में आपने 137 का भाग लगा दिया। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में आपने 137 का भाग लगा दिया। लगा के दिखा देता हूँ। देखिए लगा नहीं पाएंगे बेटा इसमें, क्योंकि 10 की पावर 8 कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, आप खुद लगा के देख लो ना। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 137 नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं लगा के बताता हूँ। 3 इंटू 10 की पावर 8 है अपॉन 137, तो आया 2189781। मैं लिख देता हूं यहां पर 2189781। ठीक है, इसका मतलब है 2.189 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6। कुछ बच्चे मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, उनको दिखा देता हूं मैं। ये देख लीजिए कितना आ रहा है, दिख रहा होगा 2189781। वही लिखा है मैंने यहाँ पर 2189781। ठीक है, तो मुद्दे की बात करते हैं। प्रकाश की चाल में 137 का भाग लगा दिया तो आया 2.189 इंटू 10 की पावर 6, जो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की चाल के बराबर होता है। तो सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या हो गया? तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा यानी n इज इक्वल टू 1। अभी बात समझ में आ जाएगी। n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल, गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल। बात समझ में आई? हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल, कहने का मतलब V1। ठीक है, वह निर्वात में प्रकाश की चाल, वह निर्वात में प्रकाश की चाल, वह निर्वात में प्रकाश की चाल, कहने का मतलब C। ठीक है, दो बातें कर ली हमने यहाँ पर, V1 व C। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल व निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात या के अनुपात लिखो, के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सूक्ष्म संरचना नियतांक के प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल में अगर आप C का भाग लगा दोगे तो क्या आएगा? आएगा कुछ यहाँ पर 1/137। देखिए इधर मैंने लिखा V1 इज इक्वल टू C अपॉन 137, तो V1 C को अगर यहाँ ले आओगे तो क्या बचेगा? 1/137। 1/137 होता है, आप ये तो खुद कैलकुलेट करके देख लेना, 7.2397 इंटू 10 की पावर -3। तो एग्जाम में पूछा जाता है सूक्ष्म संरचना नियतांक को परिभाषित करें या सूक्ष्म संरचना नियतांक का मान बताएं। तो मान हो गया इसका, ये भी आपको डायरेक्टली याद करना है, 7.2397 इंटू 10 की पावर -3। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका मात्रक क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? V1 का मात्रक मीटर पर सेकंड, C का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मात्रक इन V है। तो ये हो गया बेटा सूक्ष्म संरचना नियतांक। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए V1 इज इक्वल टू मैंने लिखा C अपॉन 137। क्यों ये सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने C अपॉन 137? देखिए कुछ नहीं करना आपको, V1 का मान आपको पता है 2.189 इंटू 10 की पावर 6 है।
अगर इसको थोड़ा रिवर्स समझे, अगर इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, अगर आप प्रकाश की चाल में 137 का भाग लगा दोगे, ठीक है, प्रकाश की चाल में 137 का भाग लगा दोगे तो यही आता है 2.189 × 10⁶। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। तो आप क्या लिख सकते हो, V1 बराबर c/137, यानी V1 किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल का 137वां भाग है। यही तो बात हुई यहाँ पर। ये 2.189 × 10⁶ किसके बराबर है, ये प्रकाश की चाल का 137 गुना कम है, यानी 137वां भाग है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब आते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक के परिभाषा में। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल V1 व निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। यानी अल्फा इक्वल टू होता क्या है, अल्फा इक्वल टू होता है 1/137, यानी V1/c। यहाँ से देखो V1/c, इसको नीचे लेकर आओगे तो 1/137, 1/137 बराबर 7.2397 × 10⁻³ ये भी मैं चाहो तो भाग लगा के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन जरूरत नहीं है, आप विश्वास कर ही लोगे कि हाँ एक में 137 का भाग लगाएंगे तो ये आएंगे, चाहो तो करके देख लेना, ये आएगा। मात्रकीन और विमाहीन है।